everyone. Myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत, वो हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, या जिसे हम कहें संकुलन प्रवृत्ति। तो एस ब्लॉक तत्वों की जो संकुलन प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है और उसका कारण क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करें। तो सबसे पहले आप देखिए, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनकी जो कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी है वो अत्यंत क्षीण होती है। क्यों? क्योंकि संकुलन के लिए ऐसा धनायन चाहिए जिसकी त्रिज्या कम हो और आवेश अधिक हो, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल भी अवेलेबल हो। लेकिन आप क्षार धातुओं को देखेंगे तो आवर्त सारणी में जो क्षार धातुओं के धनायन है वो सबसे अधिक त्रिज्या वाले और केवल एक धनावेश वाले होते हैं। अतः ये कोई संकुल नहीं बनाते। इसके साथ आप देखें कि इनके एक्वा संकुल ज्ञात है जो इनके विलायकन से बनते हैं। उदाहरण देखें एक्वा संकुलन का, देखिए ये लिथियम Li2H2O का होल 4 H प्लस, पोटेशियम H2O का होल 6 H प्लस। इनका आप इससे पहले जो अपने सॉल्वेशन के बारे में पढ़ा था, विलायकन टेंडेंसी के बारे में, इन उदाहरणों का अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ कुछ स्थायी कॉम्प्लेक्स में देखें तो आपको ये ध्यान आ रहा है, फॉस्फीन ऑक्साइड के साथ इनके कुछ स्टेबल कॉम्प्लेक्स ज्ञात हैं। देखिए इस प्रकार से Lix.4PH3.PO, ये फॉस्फीन के साथ इनके कॉम्प्लेक्स हैं। X के स्थान पर ClO4 माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है, आयोडाइड नाइट्रेट हो सकता है, और SbF6 जैसे बड़े आकार के ऋणायन हो सकते हैं। अब आप आगे देखें कि जो सैलिसिलएल्डिहाइड या बीटा डाइकीटोन कुछ कार्बनिक कीलेटी कारक क्षार धातु आयनों के साथ क्या बनाते हैं? प्रबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उदाहरण देखें तो आप ये देखिए, सैलिसिलएल्डिहाइड एवं पोटेशियम प्लस का संकुलन आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। के प्लस की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 4 और 6 दोनों प्रकार की स्टेजेज में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से ये सैलिसिलएल्डिहाइड है, और ये पोटेशियम के साथ जो संकुलन हो रहा है वो इस प्रकार से होता है। 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, 1 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप इसका लास्ट में ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी प्रकार से आप दूसरा अगर संकुलन देखें तो ये है बीटा डाइकीटोन और लिथियम का। तो यहाँ पर एसिटिल एसीटोन का ये कीटो रूप है, और इसका इनॉल रूप देख लीजिए, ये इसका इनॉल रूप है। और लिथियम के साथ जब संकुलन होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर लिथियम का संकुलन हो जाएगा। अब आप आगे देखें कि सन 1967 में पीटरसन ने क्राउन ईथर के साथ क्षार धातु आयन के संकुल बनाकर संकुलों की एक इंटरेस्टेड सीरीज की शुरुआत की। उसके बाद सन 1987 को जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो भी किसको दिया? सर CJ पेडरसन और उनके साथी JM लेहन एवं D क्रेन को क्राउन ईथर्स एवं क्रिप्टेट की खोज और उनके जो अनुप्रयोग थे उनके लिए प्रदान किया गया। क्राउन ईथर एक बड़ी रिंग युक्त पॉलीथर होते हैं जिनका कार्बनिक भाग कैसा दिखेगा आपको? पुक्रेट झुर्रीदार रूप में क्राउन या मुकुट जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि उनके ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म सहित एक प्लेन स्ट्रक्चर में होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु एक बड़े घेरे में होते हैं, अतः क्षार धातु आयन जैसे बड़े धनायन के साथ ये कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। अब आप देखें कि जो क्राउन ईथर की जितनी बड़े वलय होती है उतना ही बड़ा उसमें धनायन फिट होता है, और ये संकुलन के लिए सेलेक्टिव होते हैं। उदाहरण देखें तो आप देखें यहाँ पर, ये उदाहरण के माध्यम से लिथियम बेंजो
12 क्राउन 4 संकुल। यहाँ पर एक बेंजीन वलय है और घेरे में 12 परमाणु है, इस प्रकार से आप देखें, और 4 ऑक्सीजन परमाणु। इस प्रकार से ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी है। इसी प्रकार से पोटेशियम डाइबेंजो 18 क्राउन 6 कॉम्प्लेक्स की आप देखें तो यहाँ पर 2 बेंजीन वलय हैं और घेरे में 18 परमाणु हैं और 6 ऑक्सीजन परमाणु। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से इसमें 4 आपको ये परमाणु दिखाई दे रहे हैं और ये 12 आपको ये घेरे के परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार से क्राउन ईथर की यहाँ पर लिथियम के साथ और पोटेशियम के साथ कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है। अब क्राउन ईथर के साथ जो असाधारण उपसंयोजन संख्या 10 तक के क्षार धातु संकुल बनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके कुछ असाधारण अनचुंबकीय संकुल बनाए जा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये काले रंग के और कौन से सूत्र वाले होते हैं, CS+। इस प्रकार से क्राउन ईथर होता है जिनमें क्या होगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्षार धातु के साथ नए होकर केंद्रीय छिद्र में होते हैं। अब क्राउन ईथर से भी अधिक प्रबल और अधिक सेलेक्टिव जो संकुल है वो किसके द्वारा बनते हैं, क्रिप्टेट द्वारा बनाए जाते हैं। क्राउन ईथर में क्या होता है कि जो संकुलन है वो केवल ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा होता है, जबकि क्रिप्टेट में दाता परमाणु के रूप में ऑक्सीजन के साथ और क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन परमाणु भी होते हैं। अगर आप एक प्रारूपिक क्रिप्टेट अणु देखें तो इस प्रकार से नाइट्रोजन CH2CH2O CH2CH2O CH2CH2 का होल थ्राइस N, जिसे किस नाम से अपन जानते हैं, 222 क्रिप्ट कहते हैं। यह रुबिडियम के साथ Rb के साथ इस प्रकार से CnSH2O कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें रुबिडियम की जो उपसंयोजन नंबर है वो 8 होती है। यह 6 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन परमाणु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इस संकुल में धातु आयन को चारों तरफ से लिगेंड इस प्रकार से घेर लेता है कि उसमें धातु नजर ही नहीं आता। इसी से इनका जो नाम होता है वो कैसा पड़ा, क्रिप्ट। क्रिप्ट मतलब छिपा हुआ, हिडन, इसीलिए इसको क्रिप्टेट के नाम से जानते हैं। क्रिप्टेट कैसा है, एकदम असाधारण पीले भूरे रंग का कॉम्प्लेक्स। देखिए सोडियम 222 क्रिप्ट N+ और ये N- बनाया जा सकता है, जिसमें सोडियम माइनस सोडाइड आयन एग्जिस्टेंस में है। इस प्रकार पोटेसाइड के माइनस आयन भी बनाया जा सकता है। क्षारीय मृदा धातुओं में भी संकुलन की प्रवृत्ति अधिक नहीं होती और इस श्रेणी में बेरिलियम का आकार सबसे छोटा होने के कारण इसमें संकुलन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। बेरिलियम कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके अतिरिक्त आप देखें मैग्नीशियम, कैल्शियम की विलयन में संकुल बनाने की प्रवृत्ति रहती है और ये जनरली ऑक्सीजन दाता लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बेरिलियम के BeF4 2- कॉम्प्लेक्स ज्ञात हैं, जिसमें बेरिलियम 2+ आयन चतुष्फलकीय आकार में 4 फ्लोराइड आयनों के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। इसी प्रकार आप देखें BeCl2.D2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जहाँ D क्या है, दाता ऑक्सीजन परमाणु युक्त कोई ईथर, एल्डिहाइड या कीटोन। ये संकुल भी चतुष्फलकीय होते हैं। बेरिलियम के अन्य महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स देखें, बेसिक बेरिलियम एसीटेट तथा बेरिलियम ऑक्जेलेट, जिनकी संरचनाएं देखें आप, बेसिक बेरिलियम एसीटेट और बेरिलियम ऑक्जेलेट की बेरिलियम संकुल की संरचनाएं। पृथ्वी पर जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यौगिक क्लोरोफिल, मैग्नीशियम का ही कॉम्प्लेक्स होता है। आप देखें यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल की ये स्ट्रक्चर है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम NET4 का वोल्टवाइज MgCl4 प्रकार के भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन वर्ग के अन्य सदस्य इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। कैल्शियम एक बहुत महत्वपूर्ण संकुल बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा है, जैसे हम किस नाम से जानते हैं, EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये EDTA का पूरा नाम है। और यहाँ पर कैल्शियम के साथ इसकी जो संरचना होती है
वो नेक्स्ट आप देखें तो इस प्रकार से ये कैल्शियम के साथ EDTA की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसमें EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड की भांति कार्य करता है, जिसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु और 2 कौन से परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु की भांति व्यवहार करते हैं और इस संकुलन अभिक्रिया द्वारा जल की कठोरता का मापन किया जाता है। एसिटिल एसीटोन जैसे प्रबल लिगेंडों के साथ भी संकुलन करता है। इनके अतिरिक्त क्षारीय मृदा धातुएं क्राउन ईथर्स एवं क्रप्ट के साथ भी स्थायी संकुल बनाती है। तो ये हमने कॉम्प्लेक्सेशन और कौन कौन सी क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है एस ब्लॉक तत्वों के जैविक तंत्र में कार्य, जिसे कहें हम फंक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन बायो सिस्टम्स। एस ब्लॉक तत्वों का जैविक तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शरीर को इनकी काफ़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है और इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो 2 जैविक कार्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला है चार्ज बैलेंस, आवेश संतुलन करना। शरीर में कई ऋणावेशित ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इन तत्वों के धनायन इन ऋणावेशित कणों के आवेश को संतुलित करते हैं। कौन से तत्वों के धनायन? जो क्षार एस ब्लॉक तत्वों के एलिमेंट हैं उनके। और सेकंड इनका जो जैविक कार्य है वो है ये कोशिकाओं के भीतर पराशर दाब को संतुलित करते हैं, जिससे कोशिकाएं ज़्यादा फूलकर फट न जाएं और सिकुड़ भी न जाए। तो ये दोनों ही जैविक कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एस ब्लॉक तत्व अपना रोल अदा करते हैं। अब आप देखें सोडियम और पोटेशियम अगर केमिकल दृष्टि से देखेंगे तो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, जबकि अगर जैविक दृष्टि से देखें तो इनके जो कैरेक्टर हैं वो एकदम भिन्न है। सोडियम आयन क्या करेगा? कोशिकाओं में से तेजी से बाहर निकल सकते हैं सोडियम आयन, जबकि पोटेशियम आयन नहीं निकल सकते। और इस आयन परिवहन को कई बार सोडियम पंप भी कहते हैं, जिसमें सोडियम आयन तेजी से जैविक कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं, जबकि पोटेशियम आयन तेजी से कोशिकाओं के भीतर आते हैं। अपोजिट कार्य हो गया, सोडियम बाहर निकलेगा, पोटेशियम अंदर आएगा। जंतु कोशिकाओं में देखो तो जंतु कोशिका के बाहर व भीतर का जो फ्लूइड्स होता है, तरल द्रव का देखें का विश्लेषण करने से सोडियम पंप की पुष्टि भी होती है। जनरल सिचुएशन में कोशिकाओं में पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 0.15 m, और सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 m होती है। शरीर के लिम्फ जो द्रव लिम्फ है और रक्त में पोटेशियम की सांद्रता कितनी है? 0.003 m, और सोडियम की है 0.15 m। आयनों के परिवहन में जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? एटीपी एडीपी प्लस पी रिएक्शन द्वारा होती है। एटीपी के एक अणु से युक्त ऊर्जा सोडियम के कितने आयनों को कोशिका से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होती है? 3 आयनों को कोशिका से बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट होती है। अब कोशिका के भीतर और बाहर के सोडियम और पोटेशियम अनुपात में परिवर्तन होने से क्या होगा? जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक विद्युत विभव स्थापित हो जाता है, जो कि तंत्रिकाओं और मांसपेशियों की कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। कोशिकाओं के भीतर जब ग्लूकोज एटीपी और एडीपी प्लस पी अभिक्रिया होती है तो एटीपी के एक अणु से युक्त ऊर्जा सोडियम प्लस के 3 आयनों को कोशिका से बाहर निकाल देती है। और कोशिका के भीतर और बाहर के सोडियम और पोटेशियम अनुपात के मान में परिवर्तन से, जैसा कि अभी हम पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा कि कोशिका भित्ति पर एक विद्युत विभव स्थापित हो जाएगा, जो क्या करेगा? तंत्रिकाओं या मांसपेशियों की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक होगा। कोशिकाओं के भीतर जब ग्लूकोज प्रवेश करेगा तो उसके साथ क्या होगा? सोडियम आयन भी प्रवेश करेगा, और कोशिकाओं से सोडियम आयन का बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक होता है।
इसके विपरीत अगर पोटेशियम आयन कोशिका में ग्लूकोज के उपापचय, जिसे मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण एवं कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? पोटेशियम आयन। और इनका कोशिकाओं के भीतर रहना आवश्यक है। अब इसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातुओं में देखें तो मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन का शरीर के सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में उतना ही महत्व होता है जितना सोडियम, क्षार धातुओं के सोडियम और पोटेशियम आयन का होता है। जंतु कोशिकाओं के भीतर मैग्नीशियम आयन अधिक सांद्रता में होते हैं, जबकि कोशिकाओं के बाहर के जो तरल द्रव है उसमें कैल्शियम आयन की सांद्रता उच्च होती है। मैग्नीशियम आयन एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फास्फोहाइड्रोलिसिस तथा फास्फोट्रांसफेरेसिस का अवयव जो ऊर्जा उत्सर्जन हेतु एटीपी की अभिक्रियाओं में एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त क्लोरोफिल ए और बी मैग्नीशियम आयन के ही संकुल हैं जो हरे रंग के पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण प्रकाश की प्रेजेंस में जो पौधे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये देखिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और ये ग्लूकोज का निर्माण हुआ और ये ऑक्सीजन। इसी प्रकार से जो कैल्शियम आयन है हड्डियों में एपेटाइट के रूप में, एपेटाइट Ca3PO4 का होल 2 है, इसके दांतों के एनामल में फ्लूरोएपेटाइट के रूप में आती हैं तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त कैल्शियम आयन रक्त के थक्के बनने और हृदय की धड़कन में मांसपेशियों के संकुचन को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये आज हमने एक तो अपना टॉपिक डिस्कस किया कॉम्प्लेक्सेशन नेचर, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, और दूसरा हमने जो टॉपिक डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन बायोसिस्टम्स, और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो जैविक कार्यों में जो दो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनका विस्तार से अध्ययन किया। थैंक यू।